हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों आज से हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जो दिसंबर 2021 और 2022 में जो एग्जाम हुआ है ना, उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बाल विकास के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल के बटन पर सेट कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारे इस चैनल पर सीटेट की बिल्कुल कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। बिल्कुल दोस्तों आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर आपको क्लासेस मिलेंगी, जिससे आपकी सीटेट की तैयारी और भी अच्छी होती जाएगी। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर की क्लास को। और साथ ही में दोस्तों यदि आपको इस क्लास और भी जो क्लासेस है ना उनका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही में दोस्तों मैं आपको लास्ट में बिल्कुल आंसर की बता दूंगा, जो ऑफिशियल आंसर की है ना सीटेट के द्वारा जारी की गई है ना, तो आप उससे भी मिला सकते हैं। गाइस देखेंगे पहला क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। बिल्कुल दोस्तों विद व्याख्या के साथ हम समझने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो व्यक्ति का एक विकास होता है तो उसके बारे में कौन सा इन ऑप्शंस में से सही है। आपके ऑप्शन है विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है। तो दोस्तों देखिएगा विकास की प्रक्रिया जो है ना वह एक दिशीय तो बिल्कुल भी नहीं होती है, बहुदिशीय होती है। तो ये तो आंसर होने वाला नहीं है। उसके बाद देखेंगे यह केवल व्यक्ति की आनुवांशिकता से प्रभावित होता है। क्या केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होता है, वातावरण क्या इसको प्रभावित नहीं करता है क्या? तो ये भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों एक व्यक्ति का जो विकास रहता है ना उसको वातावरण और जो मतलब कि आनुवांशिक है ना, दोनों के दोनों वंशानुक्रम गुण वह प्रभावित करते हैं। किसी एक मतलब कोई एक प्रभावित करता है और दूसरा प्रभावित ना करे तो ऐसा नहीं होगा। तो ये वाला भी गलत है। अब दो ऑप्शन बचे उनको देख लेते हैं। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता होती है। तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन दोस्तों हमको यहाँ पर सबसे बेहतर वाला जो ऑप्शन है ना उसको सिलेक्ट करना है। तो हम फोर्थ वाला भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं आनुवांशिकता दिया, यहाँ पर वातावरण दिया है। यदि ये दोनों साथ देते ना तो हम उसको ही आंसर लगाते, लेकिन दोस्तों ये वाला भी सही नहीं है, ना ये सही है और ना ही ये वाला सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन फिर से देखेंगे, व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में क्या सही है। तो विकास की जो प्रक्रिया रहती है ना उसमें सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। तो आई होप दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन है दोस्तों ना विकास और वृद्धि से संबंधित जरूर से पूछे जाते हैं। तो इनके टॉपिक्स भी दोस्तों बिल्कुल आपको इन टॉपिक्स की क्लासेस भी आपको आने वाले समय में मिलती जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पर विवेचनात्मक चिंतन की बात हो रही है। सीधी सी बात हम यह जान लें कि एक बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सोचे, मतलब कि उसको सोचने की स्वतंत्रता दी जाए, उसको एक सीमितता प्रदान ना की जाए। तो वह किसको मतलब कौन से ऑप्शन में बढ़ावा दे रही है, वह उदाहरण है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे, पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं वह क्यों। तो दोस्तों ये वाला हो सकता है, लेकिन हमको तीन और देखना है। जो सबसे बेहतर होगा ना उसको ही हम सही लगाएंगे। भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ। अब दोस्तों बच्चों से आपने भारत के 10 राज्यों का नाम पूछा तो बच्चे सिर्फ 10 राज्यों के नाम ही बताएंगे ना, तो मतलब इसमें बच्चे को सोचने की जो है ना वह स्वतंत्रता नहीं दी जा रही। तो ये वाला तो गलत है। उसके बाद देखेंगे 2 से 10 तक के पहाड़े लिखो। अब यहाँ पर भी दोस्तों सही बच्चे 2 से 10 तक के पहाड़े लिखेंगे, इसमें भी स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है। इसके बाद देखेंगे दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन करो। दोस्तों स्मरण, ठीक है ना गाइस, देखिएगा कुछ जो रहते हैं ना पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स रहते हैं, ठीक है। तो गाइस हम उनकी मदद से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको बिल्कुल क्वेश्चन याद भी नहीं मतलब पता भी नहीं है, पेडागोजी सॉल्व नहीं कभी कर पाते हैं, तो आप पॉजिटिव और जो नेगेटिव टैग वर्ड्स है ना उनके माध्यम से आप सही कर सकते हैं। उसकी क्लास भी आपको मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मरण नहीं कराएंगे, ना ही मतलब केवल लगा हो और क्वेश्चन पॉजिटिव हो तो वह भी सही आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं बच्चों से पूछा जा रहा है कि पता करो तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं। बच्चे पता करेंगे, ठीक है ना। पता करने के बाद वह कह रहे मतलब यह भी पता करेंगे वह क्यों खाते हैं। इससे बच्चों को सोचने की स्वतंत्रता मिल रही है। अब क्या क्या खाते हैं उसके बारे में भी सोचेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों कौन सा मतलब जो उदाहरण है जो कि विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। मतलब कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सोचने का जो है ना मतलब कि ये पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला बहुत ज़्यादा सही मतलब ऑप्शन हमको दिख रहा है। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। ठीक है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। तो दोस्तों एक मतलब चरणीय सिद्धांत है ना विकास का, वह किस पर जोर देता है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे, विकास की निरंतरता, विकास की अनिरंतरता, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक,
या फिर यूं कहें विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय उदाहरण। और दोस्तों एक बात याद रखना, यहाँ पर मैं जो आपको आंसर्स बताने वाला हूँ ना, कई आंसर में ऐसा लगेगा कि ये वाला आंसर नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं आपको सिर्फ जो सीटेट के ऑफिशियल आंसर की है ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जिसका दोस्तों आपको मतलब जो स्क्रीनशॉट है ना वो लास्ट में मिल जाएगा, या आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाए तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है जो विकास का चरणीय सिद्धांत है ना, वह स्पष्ट रूप से किस पर जोर देता है, विकास की निरंतरता पर, या फिर विकास की अनिरंतरता, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक, विकास की प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों जो राइट आंसर है ना ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक विकास की अनिरंतरता, ठीक है ना। तो इसका ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों चरणीय सिद्धांत की, ठीक है ना, चरणीय सिद्धांत की बात हो रही है। लेकिन दोस्तों इसका जो आंसर है ना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों क्या है कि सीटेट जो है ना वह ऑफिशियल मतलब कई आंसर जो रहते हैं ना वह सीटेट के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से वही सही होते हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालय में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। तो दोस्तों देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालय में बच्चों का अधिगम का मतलब होता है सीखना, ठीक है ना। क्या होता है अधिगम का मतलब, क्या होता है सीखना होता है, सीखना से जुड़ाव प्रभावित होता है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है पारिवारिक सामाजिकरण, समकक्षी संबंधों, सांस्कृतिक मूल्यों, बच्चों का आत्म सम्मान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाले का जो राइट आंसर है ना दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 भी, ऑप्शन नंबर 2 भी, ऑप्शन नंबर 3 भी और ऑप्शन नंबर 4 भी। आप देख सकते हैं दोस्तों जो बच्चों का अधिगम है ना वह पारिवारिक सामाजिकरण भी मतलब प्रभावित करेगा, समकक्षी संबंधी भी होगा, सांस्कृतिक मूल्यों से प्रभावित होगा और बच्चों का आत्मसम्मान भी होगा, ठीक है ना। मतलब आत्मसम्मान भी प्रभावित होगा। तो आप लोग देख सकते हैं मतलब ये सभी के सभी जो ऑप्शन है ना सभी के सभी सही हैं जो कि अधिगम को प्रभावित करते हैं। क्योंकि दोस्तों एक बच्चा जो रहता है ना अपने परिवार में ही तो रहकर सीखता है, समाज में रहकर तो सीखता है, ठीक है। और समकक्षी संबंधों मतलब कि उसके जो दोस्त रहते हैं उसके कक्षा में उनसे भी सीखता है, सांस्कृतिक मूल्य, ठीक है ना, सभी के मतलब जितने भी त्यौहार वगैरह रहते हैं उनसे भी उनका अधिगम प्रभावित होता है। बच्चों का आत्मसम्मान, यदि आप बच्चों से मतलब उनको मतलब मोटिवेट करेंगे, ठीक है ना, उनको मतलब उनको दोस्तों क्या है देखिए आत्मसम्मान का मतलब ये नहीं रहता कि आप उनके मतलब कि उनसे अच्छे से मतलब ऐसा कुछ मतलब जो अपन जैसे बड़ों से सम्मान करते हैं उनको नमस्कार करो ऐसा वैसा। आत्मसम्मान का सीधा सा मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों कि बच्चों के जो विचार है ना उनको आप सम्मान दें, ठीक है ना, उनको नकार नहीं कि अरे ये तो आपका सही नहीं है, इससे बच्चा डिमोटिवेट होता है, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी सही हो जाएंगे। क्लास कैसी लग रही है बताइएगा जरूर दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जीन पियाजे की। और दोस्तों जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और दोस्तों मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीट जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ाया हुआ है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा, तो वहां जाकर आप लोग देख सकते हो। साथ ही में पूरी की पूरी साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट जो है ना उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्नलिखित में से क्या कर पाते हैं। तो दोस्तों हम लोग पूरी की पूरी पियाजे की यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अवस्थाओं के, इसलिए दोस्तों थोड़ा टाइम लगेगा, क्लास लंबी होगी, लेकिन यदि आप इस क्लास को अच्छे से देख लेते हैं तो आपके जितने भी क्वेश्चन है ना वह पूरे के पूरे सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों बताइएगा, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्नलिखित में से क्या कर पाते हैं। प्रतिलोम चिंतन, यहाँ पर बात हो रही है पूर्व संक्रियात्मक चरण की। दोस्तों हम पहले क्या कर लेते हैं, इन अवस्थाओं को जान लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, पियाजे जी जो है ना उन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। कितनी अवस्थाएं दी हैं, 4 अवस्थाएं दी हैं। सबसे पहले जो इनकी अवस्था है ना वह कौन सी है, संवेदी गामा का अवस्था। कौन सी अवस्था है दोस्तों, संवेदी गामा का अवस्था, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की है, जिसमें बच्चा जो है ना भाई अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, ठीक है ना। किसके माध्यम से सीखता है, इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। अब इंद्रियों की बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि नाक, कान, आँख, इस प्रकार से मतलब बच्चा देखता है, ठीक है, कानों से सुनता है, तो इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। दूसरी उनकी अवस्था है कौन सी दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि कब से कब तक है, 2 से लेकर 7 वर्ष तक की है, जिसमें दोस्तों जो बच्चा रहता है ना वह क्या करता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है। प्रतीकात्मक खेल का मतलब ये रहता है कि भाई गुड्डा गुड़ियों मतलब जैसे डॉक्टर खेलता है तो बच्चा डॉक्टर बन जाता है, ठीक है, पेशेंट बन जाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, प्रतीकात्मक खेल जो रहते हैं ना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही खेलते हैं। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन में यही है कि पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्नलिखित में से क्या कर पाते हैं, तो प्रतीकात्मक खेल खेलते हैं। उसके बाद दोस्तों हम देख लेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से लेकर 11 वर्ष तक की, जिसमें दोस्तों बच्चा क्या करता है, टाइम, दिन, महीना, डे मतलब कि इन सभी को बताने लगता है, और साथ ही में जो वस्तुएं रहती हैं उनका संरक्षण करता है। और जो मतलब कि जो नियम रहते हैं ना, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको मतलब आप ही कोई बच्चे को पढ़ाते हैं, ठीक है, जिसकी एज 7 से लेकर 11 वर्ष तक, आप उसको भाग का सवाल बताते हैं तो वह उसके पीछे के नियम को भी जान जाता है इस अवस्था में। लेकिन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सॉल्व तो कर लेगा कि 2 + 2 4 होता है, लेकिन कैसे होता है यह वह सॉल्व नहीं कर पाएगा, मतलब नियम नहीं देख पाएगा।
तो वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और नियम यदि वह जानने लगता है इन सब मतलब पीछे के नियमों को समस्या के, तो वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। और दोस्तों अंतिम जो अवस्था है ना, वह हो जाएगी कौन सी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि पूछ ली जाती है, तो इसकी जो अवधि है ना वह 11 से लेकर 15 वर्ष तक, या यूँ कहें कि दोस्तों 11 से लेकर मतलब कि 11 से ऊपर ही होती है, ठीक है ना। तो इसको भी आपको याद रखना है, जिसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, मतलब कि यदि उसके सामने कोई वस्तु रहेगी तो वह उसके बारे में सोचेगा, विचार करेगा, जब उसको हटा दिया जाएगा ना तो भी उसके बारे में उसके माइंड में मतलब पिक्चर क्लिक हो जाएगी, तो वह फिर भी उसके बारे में सोच विचार कर सकता है, तो ये अमूर्त संक्रियात्मकता हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये वाला इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा प्रतीकात्मक खेल। यहाँ पर हम देख सकते हैं संरक्षण वर्गीकरण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, ठीक है ना। तो याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड नंबर वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती, मतलब कि पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में एक बच्चा प्रतीकात्मक खेल खेलता है, ठीक है ना, इसको आप याद रखना। पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर क्या प्रतीकात्मक खेल खेल पा रही है, तो यहीं पर क्वेश्चन का आंसर पकड़ा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में एक बच्चा जो प्रतीकात्मक खेल रहते हैं ना उनको खेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल्स में सम्मिलित है। तो दोस्तों यहाँ पर कोहलबर्ग के सिद्धांत से क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, जीन पियाजे, इन तीन जो मनोवैज्ञानिक है ना इनसे क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं। दोस्तों बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है ना वह क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। बिल्कुल दोस्तों, जो नैतिक विकास के चरण रहते हैं ना उनका जो स्वरूप रहता है ना वह सार्वभौमिक रहता है। नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है, ये गलत बात है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग के नैतिक विकास के मॉडल के अनुसार नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है। दोस्तों क्रमिक प्रक्रिया ये भी गलत है, क्योंकि दोस्तों अवस्थाएं दी हैं, एक क्रम से चलती हैं। नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्य पर निर्भर है। क्या सिर्फ मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्य पर ही निर्भर है। तो ये तीनों को तीन गलत है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें एक जेडपीडी और एक दोस्तों मतलब कि दोस्तों 2 या 3 वर्ड दिए हुए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इसके फोल्डिंग वगैरह। दोस्तों यदि आपको उनको समझना है ना तो ऊपर आई बटन में लिंक है, वहाँ जाकर आप लेव वाइगोत्स्की जी के सिद्धांत को देख सकते हैं, और साथ ही में डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है ना। तो दोस्तों देख लेंगे, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। आपके ऑप्शन हो जाएंगे अध्यापन और मूल्यांकन, केवल अध्यापन, नेगेटिव वर्ड्स गलत बात, केवल मूल्यांकन ये भी गलत बात है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये दोनों को दोनों दिए तो ये दोनों तो सही बिल्कुल नहीं होने वाले। यदि इनमें से कोई एक भी सही होता तो ये वाला हम लगा सकते थे, बट दोस्तों फोर्थ वाला देखेंगे, प्रवाही बौद्धिकता की पहचान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, अध्यापन एवं मूल्यांकन। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लें। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अध्यापन और मूल्यांकन के लिए हम समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखेंगे, एक विशिष्ट संप्रदाय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चों को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति पर इस्तेमाल कर रही है। तो दोस्तों ये जिन्होंने अब लेव वाइगोत्स्की जी का सिद्धांत पढ़ा है ना तो उनको तो बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होने वाली इस क्वेश्चन में। देखेंगे, एक विशिष्ट संप्रदाय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चों को आधा हल किए हुए उदाहरण देती, मतलब कि आधा कोई समस्या उसको उदाहरण दे दिया, आधा हल किया हुआ, ठीक है। फिर कहती है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है पाड़ या ढांचा हो जाए, क्योंकि आधा हल किया हुआ है, ठीक है ना। फिर बच्चे खुद करेंगे या सहायता लेंगे तो पाड़ या ढांचे के अंतर्गत आती है। इसके जो कि लेव वाइगोत्स्की जो है ना इन्होंने एक स्केप फोल्डिंग और एक समीपस्थ विकास क्षेत्र, एक पाड़, ये शब्द दिए हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सीधा पूछ लिया जाता है कि ये शब्द किसने दिए हैं, तो आप लगा सकते हैं वाइगोत्स्की जी ने। दोस्तों वाइगोत्स्की जी का सिद्धांत जरूर से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षी माहौल के अनुसार है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो गाइस देखिएगा ये वाला क्वेश्चन हम अभी छोड़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऑफिशियल जो आंसर की है ना, उसमें थोड़ा जो आंसर है ना, इसमें थोड़ा सा रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है ना। मतलब कि एक मतलब पूरी तरह से ये नहीं कहा गया कि इसका एक सही है दो सही, यहाँ पर 1 2 3 इसका राइट आंसर दिया हुआ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो बच्चा है ना उसके ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो शायद मिसप्रिंटिंग भी हो सकती है दोस्तों, हम इसको छोड़ देते हैं, आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। आगे वाले क्वेश्चन को देखेंगे। यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूह में पृथक ना करे, क्योंकि, ठीक है ना दोस्तों, एक बार फिर से क्वेश्चन को समझना। यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे। क्यों ना करे? क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूह में पृथक मतलब अलग ना करे, पृथक का मतलब अलग ना करे, क्योंकि आपके ऑप्शन हो जाएंगे यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है, यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है, यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतर सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता, या फिर बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है, और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो दोस्तों ये वाला राइट आंसर बिल्कुल यही वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कि जो बुद्धि लब्धि है ना, इसकी संकल्पना जो है ना वह स्थायी नहीं है, और ये बच्चों को चिन्हित एक चिन्ह कर देगी, ये सामान्य बच्चा है, ये प्रतिभाशाली बच्चा है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। जब कि दोस्तों आपने देखा होगा कि जो समावेशी शिक्षा है ना, कौन सी शिक्षा दोस्तों? समावेशी शिक्षा। वह क्या कहती है? समावेशी शिक्षा कहती है कि बच्चों को जो है ना बस सामान्य बच्चों के साथ जो वंचित बच्चे हैं उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन, यह है बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है, यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, यह तारक विद्यार्थी बनाने में मददगार है। आगे देख लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, यह व्यावहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर जो है ना कई प्रकार की बुद्धि बताई है, कोई एक नहीं बताई है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्यों? क्योंकि दोस्तों यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है, ठीक है ना। मतलब कि जो हार्वर्ड गार्डनर है ना, इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, और इनके अनुसार जो बुद्धियां है ना वह कई प्रकार की होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 1.5 से 2.5 साल की उम्र में के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय उच्चारण को क्या कहा जाता है? दोस्तों आपने देखा होगा, एक 1.5 साल का बच्चा और 2.5 साल की उम्र में जो बच्चे रहते हैं ना, उनके द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय जो उच्चारण रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे वाचन का आदि विस्तारण, तार प्रेषित वाचन, नववाद, या फिर वाकवाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। इसको तार प्रेषित वाचन भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है दोस्तों? तार प्रेषित वाचन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं, यह कथन क्या दर्शाता है? तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल सा रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं, यह कथन क्या दर्शाता है दोस्तों? तो हम देखेंगे लैंगिक विभेदीकरण, लैंगिक रूढ़िवाद, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे दोनों लिंगों के बीच आनुवंशिक भेद, या फिर लैंगिक स्थिरता। तो दोस्तों ये जो है ना वह लैंगिक रूढ़िवाद को दर्शाता है कि पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं हृदय से सोचती हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये एक लैंगिक रूढ़िबद्धता को निर्धारित करता है या दर्शाता है। दोस्तों लैंगिक रूढ़िबद्धता का मतलब ये रहता है कि दोस्तों क्या है, जैसे कि महिलाएं घर का ही काम करेंगी, पुरुष बाहर काम करेंगे, तो ये लैंगिक रूढ़िबद्धता है ना, लैंगिक के प्रति रूढ़िबद्धता है, ठीक है, भेदभाव किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा? ठीक है ना, यहाँ पर बात हो रही है प्रगतिशील कक्षा की, ठीक है ना। कौन सी कक्षा की? प्रगतिशील कक्षा की बात हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर बच्चे के अनुसार बिल्कुल शिक्षा दी जानी चाहिए उसके स्तर के अनुसार। प्रगतिशील कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा? यहाँ पर पूछा नहीं होता होगा। क्वेश्चन को जरूर अच्छे से पढ़ें, यदि आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे ना तो आंसर सही नहीं लगा पाएंगे। आपके ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हम, ठीक है। देखेंगे दोस्तों, अध्यापक द्वारा मानशील जनरल का इस्तेमाल, स्वयं मूल्यांकन, समकक्ष मूल्यांकन, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पास, विद्यार्थी के पोर्टफोलियो तैयार करना। दोस्तों इसका राइट आंसर पता है क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स आया है। नेगेटिव टैग वर्ड्स क्या है? केवल, ठीक है ना, ठीक है ना। केवल जो है ना ये नेगेटिव टैग वर्ड्स है, तो इसका राइट आंसर यही वाला हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इसी को इसी का इस्तेमाल नहीं होता हो। केवल मानक, क्या सिर्फ मानक निर्देशित मूल्यांकन का ही आश्रय लेना चाहिए और का नहीं लेना चाहिए, तो ये गलत है, ठीक है ना। आगे देखेंगे वंचित और, ठीक है ना, हम देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर
वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? आपके ऑप्शन है शिक्षा में समानता, शिक्षा में साम्यता, सुविधा, वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति। दोस्तों सहानुभूति तो हम बिल्कुल भी नहीं देने वाले हैं, ठीक है ना। क्या नहीं देने वाले हैं? सहानुभूति। आगे देखेंगे विशेषता, सुविधा वंचित समूहों के लिए व्यावसायिक शिक्षा, तो ये दोनों के दोनों नहीं होंगे, ठीक है ना, थर्ड और फोर्थ, ठीक है ना। तो शिक्षा में समानता भी नहीं है, ये वाला बिल्कुल राइट आंसर है। शिक्षा में साम्यता, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? शिक्षा में साम्यता इसका राइट आंसर है। वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? दोस्तों शिक्षा में साम्यता को सुनिश्चित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, इसकी वजह क्या हो सकती है? स्वलीनता, गणितीय वैकल्य, आलेखीय वैकल्य, ठीक है, पठन वैकल्य। तो दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से दोस्तों बताया गया है कि डिसलेक्सिया, ठीक है ना, डिसलेक्सिया पठन मतलब जो पठन विकार रहता है उससे संबंधित रहती है, भाषा विकार से अफेज्या रहती है, और दोस्तों डिसकैलकुलिया मतलब कि बच्चे गणितीय जो संक्रियाएं रहती हैं उनमें कठिनाई का सामना करते हैं, जिसको दोस्तों हिंदी में गणित वैकल्य बोला जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको डिसकैलकुलिया भी बोला जाता है, जिससे बच्चा जो रहता है ना गणितीय संक्रियाओं को पढ़ने में असुविधा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक समावेशी संस्था में, ठीक है, देखेंगे दोस्तों, एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित मतलब कि कानों से बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना जब आप एग्जाम दें कि नहीं होगी पूछा गया है, ठीक है ना। वीडियो चलचित्रों के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल, पढ़ाते हुए अभिव्यक्तिक शारीरिक गतिविधि और संकेतों का इस्तेमाल। बिल्कुल दोस्तों, हम जो बच्चा जो रहता है ना मतलब श्रवण बाधित है, मतलब कानों से नहीं सुन सकता, तो हम उसे संकेतों के माध्यम से बिल्कुल सुना सकते हैं। अब दोस्तों आप उसको वीडियो दिखाएंगे, सिनेमा दिखाएंगे, तो क्या उसको दोस्तों क्या है देखिएगा, हो सकता है, ठीक है ना, बिल्कुल हो सकता है। आगे देखेंगे। मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल करना। संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। क्या सिर्फ मुख्यतः मौखिक माध्यम से? यहाँ पर ही जो ही है ना दोस्तों, सिर्फ एक ही पे हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना, विविध पर जाएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन को अच्छे से देखें, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना, ये वाला पूछे, ये वाला मतलब नहीं पूछा गया, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि हम सिर्फ मतलब कि मौखिक संप्रेषण पर ही मतलब आश्रित नहीं रहेंगे। दोस्तों हम उसको वीडियो चलचित्रों के माध्यम से ही बताएंगे, उसको मतलब पिक्चर को देखेगा, सुन भले ही नहीं पा रहा लेकिन देखेगा ना, उसको संकेतों के माध्यम से बताएंगे, मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्र भी बताएंगे। तो तीनों को तीनों सही है, ठीक है ना, एक श्रवण बाधित बच्चे के लिए, लेकिन ये गलत है, सिर्फ हम मौखिक माध्यम का ही आश्रित नहीं रहेंगे, और भी माध्यम है। तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हमसे नहीं पूछा गया है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गणित गुण पूर्वग्रहों को उजागर कर सकता है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है ना वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए, लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसान व्यवस्था। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का जो विश्लेषण है ना किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गणित गुण पूर्वग्रह को उजागर कर सकता है? तो ये वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थी को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? दोस्तों यहाँ पर हम सृजनात्मकता की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सृजनात्मकता में दोस्तों ये रहता है ना, अपसारी चिंतन समाहित रहता है। क्या रहता है? अपसारी चिंतन समाहित रहता है। अपसारी चिंतन का मतलब ये रहता है कि दोस्तों आपने एक बच्चे से पूछा कि आप भारत की विशेषताएं बताओ, तो ठीक है ना, कई बच्चे मतलब बच्चे कई विशेषताएं बताएंगे, मतलब उनको विचार करने का, सोचने की स्वतंत्रता दी जा रही है, ठीक है ना। तो ये सृजनात्मकता से संबंधित रहता है। और अभिसारी चिंतन सिर्फ एक आंसर पर जाता है, जैसे कि ताजमहल कहाँ है? आगरा में, तो मतलब बच्चों को स्वतंत्रता नहीं देता है। तो बस दोस्तों आप समझ गए होंगे, सृजनात्मकता अपसारी चिंतन से रिलेटेड है, तो इसमें बच्चों को स्वतंत्रता दी जाती है। सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थी को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के, मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के, परीक्षा देने के, बेहतर कौशल विकसित करने के, या फिर अविचारिक सोच के। तो दोस्तों ये बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है ना। ये वाला जो है ना ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ना मौलिक खोज और सोच को बढ़ावा देने। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, सृजनात्मक और अपसारी चिंतन, इसमें बच्चों को सोच के लिए स्वतंत्रता दी जाती है, ठीक है ना। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है। एक संरचनात्मक कक्षा में
बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है? बच्चों के वार्तालाप द्वारा, अध्यापक के संवेगों द्वारा, बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंध द्वारा, या फिर बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन द्वारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है ना। तो यहाँ पर फोर्थ वाला बिल्कुल भी सही नहीं है। ये वाला यहाँ पर देख सकते हैं, बच्चों के वार्तालाप द्वारा, ये भी ठीक है। अध्यापक के संवेगों द्वारा, ये भी ठीक है। बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंध द्वारा, ये वाला भी ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है? स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थियों के सामर्थ्य के विविधीकरण करने हेतु है। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतिविधियों का संज्ञान नहीं करते हैं। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वह विद्यालय की जरूरतों का अनुपालन नहीं करते हैं। बच्चे योग्यता की कमी और निम्न बुद्धि लब्धि की वजह से असफल होते हैं। देखिएगा दोस्तों, जब एक बच्चे असफल होते हैं ना, तो ऐसा माना जाता है कि अक्सर विद्यालय की असफलता है। तो बिल्कुल ये सही है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि बच्चे की योग्यता की कमी और निम्न बुद्धि लब्धि की वजह से असफल होते हैं। तो ये तो गलत बात हो गई, बिल्कुल भी ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वह विद्यालय की जरूरतों का अनुपालन नहीं कर पाते हैं। ये भी गलत बात है। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थियों के सामर्थ्य में विविधीकरण करने हेतु है। तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? दोस्तों कोई संप्रत्यय है और उसके प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना, बच्चों के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्यों से जोड़कर पढ़ाना, पाठ्य पुस्तकों से बच्चों की कॉपी में ज्यों का त्यों लिखना। ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अच्छे से रट लेना दोस्तों, रटना केवल, ये सब नेगेटिव है। तो ये वाला बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर जो है ना वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बच्चे के हम जीवन से संबंधित जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है ना, उससे जोड़ के पढ़ाएंगे। ठीक है ना। उससे क्या करेंगे? जोड़ के पढ़ाएंगे। देखिएगा दोस्तों, एक बच्चा जो रहता है ना, उसके स्कूल के वातावरण को, उसके जो बाहरी वातावरण है ना, उससे रिलेट करके पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चा अच्छे से अच्छे सीखता है और अधिगम उसका होता है। आगे देखेंगे, एक कक्षा में दोस्तों देखिएगा, एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? दोस्तों देखिएगा, बच्चे जो रहते हैं ना, वह असफलता के भय जो रहता है उनमें व्याप्त रहता है, उसको दूर करना क्यों जरूरी है? एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं पा सकता। तो ये तो गलत ही बात है। ठीक है ना। ये वाला तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। विद्यालय दोस्तों देखेंगे, दोस्तों एक मिनट रुकना, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदार नहीं ले सकता। तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल गलत, ये दोनों को दोनों गलत हो गए। ठीक है ना। एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता और विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा। तो ये वाला बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है ना। बिल्कुल दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो असफलता और त्रुटियां है ना, वह बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं। भय का एहसास कराने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। तो ये भी गलत है। ये वाला थर्ड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, ओनली 5 क्वेश्चंस बचे हैं। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है। क्यों? दोस्तों ऑप्शन देखेंगे, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है, इससे बाह्य अभिप्रेरणा क्षीण होती है, या फिर इससे आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों ही क्षीण होती हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाए, क्योंकि दोस्तों पुरस्कार देना जो है ना, एक बाहरी प्रेरणा है। कैसी प्रेरणा है दोस्तों? बाहरी अभिप्रेरणा है। दोस्तों आप देख सकते हैं, जब आप 10th में अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपके मम्मी पापा जो है ना, आपको कोई ना कोई दोस्तों मतलब गिफ्ट देते हैं। ठीक है ना। आपका इनाम देते हैं उसका, मतलब आपको ही नहीं दोस्तों, आप जैसे कि मतलब वर्ग 3, ठीक है ना, और जो राजस्थान वगैरह टेट, जितने भी टेट एग्जाम्स हैं, आप, मैं सिर्फ दोस्तों आपका एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप यदि इसमें सफल होंगे तो आपको आपके मम्मी पापा इनाम देंगे ना। तो इससे क्या होगा? ये बाहरी अभिप्रेरणा है। तो ये दोस्तों क्या करती है? इससे आंतरिक अभिप्रेरणा जो रहती है ना, वह क्षीण होती है। तो इसका बिल्कुल यही वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये उत्तम तरीका नहीं है। आगे देखेंगे दोस्तों, एक बार फिर से दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है इससे। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों, सृजनात्मकता, ये भी ठीक है, प्रतिक्रियात्मकता, ठीक है ना। आगे देखेंगे दोस्तों, अनियमितता की कमी, अपसारी चिंतन। दोस्तों यहाँ पर ये जो है ना बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है ना, मतलब ये सही है। आगे देख लेंगे और भी ऑप्शन, हमको यहाँ पर बेहतर से बेहतर को चुनना है। क्रियात्मक, जड़ता, सृजनात्मक, ये ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर अभिसारी चिंतन आ गया, क्योंकि ये बच्चों को सोचने का अवसर नहीं देता। तो ये वाला तो होगा ही नहीं।
प्रतिक्रियात्मक अनियमितता की कमी, फिर अभिसारी चिंतन आ गई, ये वाला भी नहीं है। ठीक है, अपसारी चिंतन, क्रियात्मक जड़ता, प्रतिक्रियात्मक अनियमितता। दोस्तों यहाँ पर ये वाला ठीक लग रहा था, लेकिन दोस्तों ये वाला बेटर है। ठीक है ना, सृजनात्मकता, प्रतिक्रियात्मकता, अनियमितता की कमी और जो अपसारी चिंतन, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे फिर से। निम्नलिखित में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ता को इंगित करता है? तो ये वाला करता है, मतलब कि एक बच्चा जो रहता है ना वह उत्तम समस्या समाधान करता होगा। ठीक है ना, ये सभी उसमें विशेषताएं हो। तो आगे देखेंगे, शिक्षिका के विद्यार्थियों की खासकर सुविधा वंचित वर्ग के सफलता और असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है ना दोस्तों, एक बात मैं आपसे जरूर से बोलूंगा कि आप क्वेश्चन को जरूर अच्छे से पढ़ना वहाँ पर। ठीक है ना, क्या करना, क्वेश्चन को जरूर अच्छे से पढ़ना। दोस्तों आगे देखेंगे, शिक्षक की अपेक्षा बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। तो बिल्कुल सही बात है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। शिक्षक को कक्षा में बच्चों की स्वायत्ता पर काबू रखना चाहिए। शिक्षक को बच्चों को प्रतिस्पर्धा करने बाद एक दूसरे से बेहतर करने की प्रोत्साहित करना चाहिए। तो दोस्तों ये वाला भी ठीक लग रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रतिस्पर्धा की बात हो रही है। ठीक है ना, तो हम प्रतिस्पर्धा नहीं कराएंगे। यदि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती तो हो भी सकता था। शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों को हर हालत में असफलता से बचने के लिए रणनीतियों में प्रशिक्षण देना चाहिए। तो ये वाला भी गलत है। इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, शिक्षिका के विद्यार्थियों की खासकर सुविधा वंचित वर्ग के सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर, शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? दोस्तों सकारात्मक रूप से पॉजिटिव तौर पर सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके। तो दोस्तों ये वाली बात तो बिल्कुल गलत है। क्या एक मतलब मतलब समय सारणी के अनुसार अनुपालन करेगा बच्चा तो उसका मतलब सीखने का जो वातावरण वह होगा, तो गलत बात है। पुरस्कार एवं सजा, तो ये वाला भी नहीं दोस्तों, पुरस्कार सजा नहीं देंगे। बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, ये हो सकता है संवेग, जैसे कि दोस्तों भय, हंसना, रोना, ये सभी के सभी क्या है? संवेग हैं। बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण करके अलग अलग समूह बनवा। बिल्कुल दोस्तों अलग अलग हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि समावेशी शिक्षा क्या कहती है, जो वंचित वर्ग के बच्चे रहते हैं ना उनको जो रहता है सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर हम उनको मतलब सकारात्मक रूप से वातावरण प्रदान कर सकते हैं सीखने का। तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे दोस्तों, क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिससे कोई चुनौती ना दे सके? तो दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत बात होने वाली है। ठीक है ना, हाँ तो दोस्तों बिल्कुल हाँ नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकिचाते हैं जिससे उनकी सांप्रतिक स्पष्टता में कमी रह जाती है। दोस्तों या फिर देखेंगे नहीं, आज के तकनीकी युग में शिक्षक विद्यार्थियों के अधिगम प्रक्रिया में अप्रासंगिक है। तो ये वाला गलत है। ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं सत्ताधारी जो व्यक्ति रहता है उसको नहीं होना चाहिए कक्षा में, क्योंकि ऐसे विद्यार्थियों से शिक्षकों से मतलब विद्यार्थी जो रहते हैं ना वे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में क्या करते हैं? हिचकिचाते हैं। आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज क्लास का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं, कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है हाँ, बच्चों की त्रुटियों को तुरंत संशोधन करना चाहिए। नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिना गलत होने के भय के गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक सुस्पष्टता कमी को दर्शाते हैं, इन्हें हमेशा सुधारना चाहिए। बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं, इसलिए उनके उत्तरों को तुरंत सुधारना चाहिए। दोस्तों ये वाला दोनों के दोनों गलत हैं, ये भी गलत है। राइट आंसर ये है नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए बिल्कुल दोस्तों हम उनको अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और बिना उनके गलत होने के भय के। तो ये वाला बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आज जो है ना हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के एक जो क्वेश्चन पेपर है ना 16 का है, ठीक है ना, जो लास्ट ईयर जो एग्जाम हुए ना अभी दिसंबर 2022 तो दिसंबर 2022 और 21 और 2022 का, दोस्तों उसके जो 16 को जो फर्स्ट एग्जाम था ना उसके बाल विकास का हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। और भी दोस्तों आपको क्लासेस मिलती जाएंगी और इसी प्रकार से हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे और अदर क्लासेस भी आपको मिलती जाएंगी, जिससे आपकी सीटेट की जो प्रिपरेशन है ना वह काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही में लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर बटन पर सेट कर लें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं को नेक्स्ट क्लास में।